हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं अंजना, आपकी इंग्लिश टीचर, आज आपके सामने हूँ। हम आज नोट मेकिंग सीखेंगे। नोट्स को कैसे बनाया जाता है वो हम सीखेंगे। तो अपनी कॉपी और पेंसिल अपने पास रख लीजिए और हम सीखते हैं कि नोट्स को कैसे बनाया जाता है। नोट मेकिंग सीखने से पहले हम जान लेते हैं कि नोट्स बनाने के हमारे उद्देश्य क्या होते हैं, नोट्स बनाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। इससे सबसे पहले तो वी रिकॉल एंड रिमेंबर इन्फॉर्मेशन क्विकली। हम जो सूचनाएं होती हैं और जो पाठ में जो सूचनाएं दी जाती हैं उनको हम जल्दी से याद करके सीख सकते हैं। वी अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इन अ बेटर वे। किसी भी लेसन को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। हेल्पफुल टू गैदर इंफॉर्मेशन इन की पॉइंट्स टू ऑल द सब्जेक्ट्स। कई बार बहुत लंबे लंबे लेसन्स होते हैं और उनको याद करते समय हम भूल जाते हैं। तो यदि हम इनको पॉइंट्स में याद करें, नोट्स बना कर हम याद करें तो हमें आसानी हो जाती है। मिरर ऑफ अ लार्ज टेक्स्ट। नोट्स को एक बार देख लेते हैं। नोट्स एक बार बन जाता है तो उसको देखकर हमको पूरे टेक्स्ट के बारे में या पूरे पैसेज के बारे में जानकारी मिल जाती है। नोट्स बनाना सीखने पर हम अपनी स्टडी पर और भी अच्छी तरीके से ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। क्या आप एक कहानी सुनना चाहेंगे? मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक कौवे की, द थर्स्टी क्रो। स्टोरी ऐसी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो. He was sitting on the branches of a mango tree. It was the month of June. It was scorching hot and the sun was blazing in the sky. कहानी में आगे क्या होता है हम आगे फिर से पढ़ते हैं। The crow was not feeling well. His throat was choking. Oh, he was feeling thirsty. He flew and looked here and there. There were no water bodies like well, pond or tap nearby. Now his thirst became unbearable. He was still flying and looking for water. He had started to lose all hope of finding. Suddenly he saw a hut and wondered if there could be any water inside. He decided to go there. When he reached inside the hut, there was a pitcher. He got excited that there could be water inside, so he looked into it. There was indeed cool water inside, but the water was very shallow. Shallow means utla, and his beak couldn't reach there. He became very sad and all his hopes dashed to the ground. Dashed means toot jana, dashed to the grounds. He sat there thinking. Suddenly his eyes sparkled and he found a way to get the water level up. He started looking for pebbles all around. Pebbles means patthar, kankar. He started looking for pebbles all around and dropped them one by one into the pitcher. Soon water level came up and it was reachable. The crow drank the water and quenched his thirst. Quench मतलब प्यास बुझाना. He flew up happily back to his home. That day he learned a new lesson that where there is a will, there is a way. आपको ये स्टोरी कैसी लगी? चलिए हम एक बार इसको फिर से याद करते हैं कि स्टोरी में क्या था, कि स्टोरी में क्या क्या हुआ। तो हम इसको याद करते हैं और मैं आप सबसे जानना चाहूँगी बारी बारी से कि आप स्टोरी में क्या हुआ आप सब बताइए। अंकित, संजना, दाऊद, आप लोगों ने सबने जो ये कहानी सुनी, अब मुझे बारी बारी से बताइए कि इस कहानी में क्या हुआ था। ओके, हम शुरू करते हैं। अरे ये देखिए, ये हमारे पास संजना ने क्या हमको बताया है।
or flew away happily, went here and there. The water level came up. The water was very shallow. Quenched his thirst. Found a pitcher. Sitting on the branches of a mango tree, there was a thirsty crow. Dropped stone in the pitcher. ये क्या, कौन सी स्टोरी थी ये? क्या आप बता सकते हैं कि स्टोरी की बिगनिंग क्या थी, शुरुआत कैसे हुई, और स्टोरी का एंड अंत कैसे हुआ? इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिला, इसका मॉरल क्या था? ये सब कुछ इस पिक्चर को देखने के बाद हमको समझ में नहीं आता है। अब हम सीखते हैं कि इस स्टोरी को कैसे हम एक सीक्वेंस में लिखें, एक क्रम में लिखें, कि हम इसको फिर से स्टोरी को रीलिव कर सकें, दोबारा से पढ़ सकें, समझ सकें। चलिए आगे हम सीखते हैं कि इसको कैसे सीक्वेंस में लिखा जाता है। What do we understand from this? जो हमने लास्ट स्लाइड देखी है उसमें हमको क्या उससे समझ में आता है? देखिए, when we try to recall the story, the ideas are not organized and sequential. जब हम उन पिक्चर्स को देखते हैं और उससे हम स्टोरी को याद करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें जो आइडियाज़ हैं वो एक व्यवस्थित नहीं है और उनका एक क्रम नहीं है। These ideas do not give a clear picture of the story. इन आइडियाज़ को हम एक साथ जब पढ़ते हैं तो हमें स्टोरी के बारे में कुछ भी आइडिया या कुछ भी स्थिति हमको स्टोरी की साफ नहीं मिलती है। वी कैन नॉट फाइंड द ऑर्डर ऑफ द इंसिडेंट्स इन द स्टोरी। ना ही हमें स्टोरी के अंदर घटने वाली घटनाओं का क्रम पता चलता है। लेट अस नोट डाउन द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन अ फॉर्मेट एंड सी इफ़ इट कैन हेल्प अस। अब चलिए हम ये स्टोरी की इवेंट्स थी, इसको एक हम फॉर्मेट में लिखते हैं, एक खांचा बनाकर, और उसमें हम फिक्स करते हैं इन घटनाओं को, इवेंट्स को, और फिर हम देखते हैं कि क्या हमको इससे स्टोरी को समझने में मदद मिलती है। चलिए देखते हैं। जब हम किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उससे जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनको एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो वो जो सीक्वेंस का ऑर्डर होता है वो एक निश्चित होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है, और इन सबको मिलाकर जो हमारे सामने जो फॉर्मेट से जो स्टोरी के जो पॉइंट्स निकल के आते हैं उसको हम नोट्स कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। तो नोट्स बनाने के कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम उस पैराग्राफ को पढ़ें और उसके बाद अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। उस पैराग्राफ या पैसेज को पढ़ने के बाद जो भी हमको इम्पॉर्टेंट शब्द लगते हैं, महत्वपूर्ण शब्द लगते हैं, या फ्रेजेस हमको इम्पॉर्टेंट लगती हैं, उसको हमें अंडरलाइन करना है। राइट डाउन पॉइंट्स विदाउट एक्सपेंडेड वर्ब्स, नंबरिंग देम एज यू डू। आपको ये सभी जो पॉइंट्स हैं उनको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करे बगैर लिखना है, यानी आपको उसमें से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को अलग कर देना है। कंबाइन रिलेटेड पॉइंट्स, और जो हमको पॉइंट्स एक साथ मिलते हैं, जैसे कि यदि मान लीजिए हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम ये ऐसे कहते हैं कि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, और उसके बाद में हम उसके बहुत सारे स्टेट्स का नाम लेते हैं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, तो इसका जो मेन पॉइंट होगा वो इंडिया होगा, और उसके बाद जो इसके रिलेटेड पॉइंट होंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये इसके रिलेटेड पॉइंट होंगे। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे, इनको हम एक साथ लिखेंगे। ग्रुप रिलेटेड पॉइंट्स, इसके बाद जितने सारे पॉइंट्स एक जैसे होंगे तो उसका हम एक ग्रुप बना लेंगे, और ग्रुप जो बनेगा वो एक सब हेडिंग की तरह काम में आएगा, उसको हम एक सब हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे। हमने सीखा कि नोट मेकिंग के
क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस स्टोरी को फिर से पढ़ते हैं और एक बार देखते हैं कि हम इसको नोट मेकिंग की एक्सरसाइज को किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टोरी का जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो, ही वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ मैंगो ट्री। इट वॉज द मंथ ऑफ जून, इट वॉज स्कॉचिंग हॉट एंड द सन वॉज ब्लेजिंग इन द स्काई। ये पैराग्राफ है एक क्रो के बारे में। और ही वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ मैंगो ट्री। अब इसमें जो सब्जेक्ट है ही और वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वॉज, इसको हम अलग कर देंगे। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ मैंगो ट्री। नेक्स्ट हमको मिलता है इट वॉज द मंथ ऑफ जून, और इसमें से भी फिर हम हेल्पिंग वर्ब है इट और वॉज, इसको हम अलग कर देंगे और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसी को हमें पॉइंट्स में लिखना है। तो ये होगा द मंथ ऑफ जून। इट वॉज स्कॉर्चिंग हॉट। अब वेदर कैसा था? हॉट वेदर था, तो हमने लिखा द स्कॉर्चिंग हॉट वेदर। तो इस जो पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा उससे हमें ये पता चला कि ये स्टोरी किसकी थी? थर्स्टी क्रो की स्टोरी थी। तो इसका एक जो लेकिन इस पैराग्राफ में किसके बारे में बात की गई? एक क्रो के बारे में। तो हमारा जो सब हेडिंग होगा नंबर 1 क्रो। क्रो के बारे में हमको 3 इन्फॉर्मेशन मिली, सिटिंग ऑन अ मैंगो ट्री, मंथ ऑफ जून और हॉट वेदर। मतलब इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें इस पैराग्राफ के जब हमने पॉइंट्स निकाले तो हमको एक जनरल आइडिया हो गया इस पैराग्राफ के बारे में कि ये स्टोरी एक क्रो के बारे में है हु वाज सिटिंग ऑन अ मैंगो ट्री और मंथ ऑफ जून एंड हॉट वेदर। तो इससे हमें ये पॉइंट्स बनाने से हमें एक जनरल आइडिया हो गया इस पैराग्राफ का। लेकिन आप देखते हैं कि कहानी के आगे क्या हुआ। द स्टोरी गोज लाइक दिस। इन द सेकेंड पैराग्राफ, the crow was not feeling well. His throat was choking. Oh, he was feeling thirsty. He flew and looked here and there. There were no water bodies like well, pond or tap nearby. Now his thirst became unbearable. यानी उसकी अब प्यास बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि ये जो पैराग्राफ है ये एक क्रो के बारे में बता रहा है, थर्स्टी क्रो के बारे में बता रहा है। तो हमारा जो इसका जो सब हेडिंग होगा वो थर्स्टी क्रो। अब क्रो के बारे में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो उसमें ये पहले हमें मिल रहा है कि नॉट फीलिंग वेल, थ्रोट वॉज चोकिंग, वेंट हियर एंड देयर फॉर वाटर एंड थर्स्ट बिकेम अनबियरेबल। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमको सेकंड पैराग्राफ में से मिलती है। अब हम स्टोरी के और व्हेन वी रीड फर्दर, जब हम स्टोरी को और आगे पढ़ते हैं, ही वॉज स्टिल फ्लाइंग एंड लुकिंग फॉर वाटर. He had started to lose all hope of finding. Suddenly he saw a hut and wondered if there could be any water inside. He decided to go there. क्रो ने जब उड़ रहा था तो उसने इधर उधर देखा और जब उसको हट को देखा तो उसने अंदर जाने का निर्णय किया. तो ये जो स्टोरी थी इसमें हमें एक और पहले पिछला पैराग्राफ था उसमें हमने देखा कि थर्स्टी क्रो ने पहले वो प्यासा था और इसके बाद अब इस वाले पैराग्राफ में ये पता चलता है कि थर्स्टी क्रो अभी भी पानी की खोज में, पानी की तलाश में, फ्लाइंग एंड लुकिंग फॉर वाटर हियर एंड देयर. तो इसमें हमको थर्स्टी क्रो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है. पहली ये है फ्लाइंग एंड लुकिंग फॉर वाटर. फिर उसके बाद जब उसको पानी नहीं मिला तो स्टार्टेड टू लूज ऑल होप ऑफ फाइंडिंग इट. इसके बाद उसने क्या देखा, ही सॉ हट, तो ही वेंट इनसाइड द हट. तो इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन मिलती है कि ही वेंट इनसाइड द हट. फिर उसने जब ही सॉ हट, उसने एक हट को देखा एंड देन ही डिसाइडेड टू गो देयर. तो इसके बाद का जो आखिरी पॉइंट है उसमें ये है कि डिसाइडेड टू
गो देयर। इसमें हमने जो सब्जेक्ट है ही प्रोनाउन है, इसको हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरह से हमको इस पैराग्राफ में कुछ पॉइंट मिले, और जब इस पैराग्राफ के जो पॉइंट्स हैं हम उनको एक बार पैराग्राफ को फिर से देखते हैं तो हमको पॉइंट्स को देखते हैं तो हमको पैराग्राफ के बारे में आइडिया हो जाता है। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। इनसाइड द हट वॉज अ पिचर। ही गॉट एक्साइटेड दैट देयर कुड बी वाटर इनसाइड इट, सो ही लुक्ड इनटू इट। देयर वॉज इंडीड कूल वाटर इनसाइड, but the water was very shallow and his beak couldn't reach there. He became very sad and all his hopes dashed to the ground. तो इस फोर्थ पैराग्राफ से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये पूरा पैराग्राफ है जब क्रो हट के अंदर होता है, इनसाइड द हट। तो इनसाइड द हट उसको वहाँ से हमको 3 इंफॉर्मेशन मिलती है कि फाउंड अ पिक्चर, पहला है फाउंड अ पिक्चर, देन वाटर वॉज शैलो, and third one is became very sad. Later in the next paragraph he sat there thinking. Suddenly his eyes sparkled and he found a way to get the water level up. He started looking for pebbles all around and dropped them one by one into the pitcher. Soon water level came up and the water was reachable. ये 5th पैराग्राफ में प्रो है वो उस सिचुएशन के बारे में सोच रहा है। तो हम इसको थिंकिंग ऑफ अ सिचुएशन नाम से हेडिंग दिया है, हमने इसका पॉइंट बनाया है। और इसके बाद जो हमको पॉइंट मिले हैं कि ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर पेबल्स, ड्रॉप्ड वन बाय वन इन द पिक्चर। लाइक उसको पहले पत्थर मिले, टुकड़े मिले, और उसने उसके बाद एक एक करके पिक्चर में डालना शुरू किया, और इसके बाद वाटर केम अप और पानी ऊपर आ गया। तो देखिए हमने जो ये 3 पॉइंट लिए हैं, इससे एक पैराग्राफ हम फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड क्वेंच हिज थर्स्ट, ही फ्लू अप हैप्पीली बैक टू हिज होम। दैट डे ही लर्नड अ न्यू लेसन दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कौवे ने अपनी प्यास बुझाई, क्वेंच हिज थर्स्ट, फैला, ही फ्लू अप हैप्पीली, ये सेकेंड पॉइंट हमको मिला। और उसके बाद जो उसको मॉरल मिला उस दिन कि यदि हम कोशिश करते हैं तो हमें अपना रास्ता ज़रूर मिलता है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। स्टूडेंट्स, नोट मेकिंग एक बड़ा व्यवस्थित तरीका है जिसमें कि हम बड़े संक्षिप्त और बिल्कुल साफ, ब्रीफली और क्लियरली और स्पेसिफिकली हम वर्ड्स को या लाइंस को हम लिखते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं जो हमने सुना हो या कहीं पढ़ा हो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें कि 2 स्किल्स का मिक्सचर होता है। किसी भी टेक्स्ट को या तो हम रीड करते हैं या सुनते हैं और फिर उसके बाद उसको हम लिखते हैं। तो नोट मेकिंग में हम दोनों स्किल्स का उपयोग करते हैं, और दोनों स्किल्स का प्रयोग करके हम एक अच्छा या व्यवस्थित एक फॉर्मेट में हम नोट्स को तैयार करते हैं। जब हम नोट्स बनाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका फॉर्मेट सीखा जाए। फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसा मकान बनाते समय हम मकान का नक्शा बनाते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए उसका अगर हम फॉर्मेट सीख लेते हैं तो हमें नोट्स उस फॉर्मेट में जो जगह निश्चित होती हैं वहीं पर हम उन पॉइंट्स को या उस इन्फॉर्मेशन को हम फीड करते हैं। तो जब भी आप नोट्स बनाएं तो सबसे पहला है कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस पैराग्राफ को आप पढ़ें और पढ़ने के बाद जो उसके मेन जो इन्फॉर्मेशन है उसको पेंसिल से अंडरलाइन करें। पेंसिल से अंडरलाइन करके ये जो आप पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे तो ये आपके माइंड को एक संकेत देगा कि हमको सेम कैटेगरी के जो पॉइंट्स हैं उनको एक जगह रखना है। तो इस समय जब हम रीडिंग करते हैं तो हम 2 तरीके से काम करते हैं। एक तरीका हमारा दिमाग में चलता है और दूसरा वो दिमाग में जो माइंड में जो हमारा मैप बनता है और उसी से हम अपने यहाँ पर पॉइंट्स को एक जगह लिखते हैं। मान लीजिए किसी पैराग्राफ में एक जैसी बातें बताई गई हैं, पॉइंट्स बताए गए हैं, तो उनको हम एक सब हेडिंग के तहत रखेंगे। तो किसी भी
नोट मेकिंग एक्सरसाइज को करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसमें सबसे पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ें। पूरा पैराग्राफ किसके बारे में है वो हमारा हेडिंग होगा। अब इसके बाद उसके पूरा जो पैसेज होगा वो किस एक आइडिया को बताता है वो हमारा हेडिंग होगा। और इसके बाद हम सब हेडिंग देंगे। सब हेडिंग यानी कि एक जैसी इन्फॉर्मेशन जिस एक पैराग्राफ में मिलती है वो हमारा एक सब हेडिंग होगा। और सब हेडिंग के अंदर जो हमको भिन्न भिन्न जानकारियाँ मिलती हैं वो हमारे पॉइंट होंगे। 1.1 पॉइंट, 1.2 पॉइंट। याद रखिए सब हेडिंग के पहले यानी हमारा जो फर्स्ट सब हेडिंग है 1 के बाद हम डॉट नहीं लगाएंगे, लेकिन पॉइंट में 1.1 पॉइंट लगाएंगे। अगर पॉइंट के अंदर कोई एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं तो उनको हम सब पॉइंट में लिखेंगे और इसको लिखा जाएगा। जैसे 1.2 पॉइंट है तो उसका जो सब पॉइंट होगा वो 1.2.1। इसी तरह से हम दूसरे पैराग्राफ को करेंगे। मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ाते हैं या हमें लिखना है तो हम पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं, तो उसमें कुछ वर्ड्स को हैं हम एब्रीविएट कर लेते हैं, हम उनको संक्षिप्त कर लेते हैं। जैसे कि टेम्परेचर है तो उसमें पूरा टेम्परेचर ना लिख के फर्स्ट फ्यू लेटर्स को ले लेते हैं। तो उसमें नोट मेकिंग का जो फॉर्मेट होता है उसमें हमें एब्रीविएशंस को भी शामिल करना ज़रूरी है। कई बार हम ऐसे वर्ड्स पढ़ते समय आते हैं जिनका हमको मीनिंग पता नहीं होता, तो वो भी हम अंडरलाइन कर लेंगे और उसको हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स में हम लिख लेंगे कि बाद में हम उसको डिक्शनरी से देख के या टीचर से पूछकर हम उसका मीनिंग भी पता कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट था। और नोट मेकिंग का फॉर्मेट कॉपी के फ्रेश पेज से आप शुरू करिए और इसका एक ब्लॉक बनाकर पेंसिल से ड्रॉ करिए ब्लॉक, और बीच में आप उसके नोट्स बनाइए। बच्चों, जब नोट्स की बात आती है तो इसका एक जो मेन पॉइंट होता है वो होता है एब्रीविएशंस। तो चलिए हम एब्रीविएशंस बनाना सीखते हैं। एब्रीविएशन का मतलब है कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण, शब्द को कैसे हम छोटे हिस्से में बदल लें। जैसे आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखें, इतना लंबा लिखने की बजाय हम यूएसए लिखते हैं। मध्य प्रदेश लिखने की बजाय हम एमपी लिखते हैं। बैचलर ऑफ साइंस के लिए हम बीएससी लिख सकते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इतना लंबा ना लिखने की बजाय हम एमएलए लिख सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ना लिखकर हम यूएन लिख सकते हैं। तो ये जो लेटर्स होते हैं जैसे यूएन, एमएलए, बीएससी, एमपी, यूएसए, ये एब्रीविएशंस कहलाते हैं और इनको हमें नोट्स बनाते समय हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि किसी भी शब्द के शुरुआत के कुछ लेटर्स को हम ले लेते हैं, फ्यू लेटर्स ले लेते हैं किसी वर्ड के। जैसे यदि एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है तो ADMN ऐसे लिख लेंगे। यूनिवर्सिटी के शुरू के जो 4 लेटर हैं यूनिव, उनको हम लिख सकते हैं। एक और तरीका होता है एब्रीविएशन बनाने का कि कोई भी अगर लंबा कोई बड़ा वर्ड है जैसे मैनेजमेंट, तो उसके जितने वॉवल्स होते हैं उनको हम हटा दें, केवल उसके कंसोनेंट्स को लिख लें। तो ये भी एब्रीविएशन का तरीका होता है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम EG का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए EG का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसको सब समझते हैं। कुछ गणित में काम आने वाले अरिथमेटिक सिंबल्स भी होते हैं, उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को बताना हो ग्रेटर देन, तो हम इस तरह से निशान लगा सकते हैं। पॉजिटिव के लिए +VE लिख सकते हैं। लेसर देन के लिए भी इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो एब्रीविएशन का यूज़ करना भी अच्छा रहता है नोट्स में, क्योंकि इसमें हमें ये टाइम सेविंग होता है और स्पेस भी इसमें कम लगता है। तो नोट्स का एक जो मेन पार्ट होता है एब्रीविएशन का, तो एब्रीविएशन का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें नोट्स अट्रैक्टिव लगते हैं और टू द पॉइंट लगते हैं। अगर किसी पैसेज में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं तो उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं और नोट्स के आखिर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हेडिंग के तहत उसको लिखते हैं। इस तरह से हमारा जो नोट मेकिंग का जो पूरा एक फॉर्मेट होता है वो कंप्लीट होता है।
किसी भी चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको, जो कुछ हमने सीखा है उसको हम दोबारा से करके देखें, तो जो हमने सीखा है हमारी लर्निंग और भी इम्प्रूव होगी और परमानेंट होगी। तो देखते हैं एक पैराग्राफ के हम नोट्स समरी बनाकर। ये एक पैराग्राफ है, ये टेक्स्ट बुक से है। हम इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं और इस पर हम नोट्स बनाते हैं। नेचुरल लॉज। Natural laws like gravity are fundamental patterns of nature and life. They describe things as they really are, as opposed to how we think they are or how we wish they were, whether we agree with them or not. These laws ultimately govern our lives and operate independent of our awareness or wishes. Obeying them can gain control of our lives, improve our relationship, and increase personal productivity and experience inner peace. स्टूडेंट्स, हमने ये पैराग्राफ पढ़ा और इस पर हमको नोट्स बनाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बार पैराग्राफ या पैसेज को पढ़कर हमको पैसेज के बारे में आइडिया मिल जाए। इसको हमें एक या दो बार पढ़ना है और जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करना है। जब इस पैराग्राफ को बार बार पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इसका जो हेडिंग है वो नेचुरल लॉज होना चाहिए, क्योंकि पूरे पैराग्राफ, पूरे पैसेज में केवल नेचुरल लॉज को ही डिस्कस किया गया है। तो इसका हेडिंग होगा नेचुरल लॉज और इसका सब हेडिंग क्योंकि एक ही पैसेज है, एक ही पैराग्राफ है और नेचुरल लॉज को ही डिस्कस किया गया है, तो इसका जो सब हेडिंग होगा 1, उसका वो होगा नेचुरल लॉज। और इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो देखिए इस तरह से निकाले गए हैं। 1.1 फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ लाइफ। मैंने फंडामेंटल जो वर्ड था वो बड़ा था, उसकी स्पेलिंग लिखने में जल्दबाजी में हम मिस्टेक कर सकते हैं या भूल सकते हैं, तो उसके मैंने वॉवल्स को अलग कर दिया और इसका एक एब्रीविएशन बना दिया। तो फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ लाइफ। 1.2 describes things as they really are. 1.3 govern our lives. प्लस एंड लिखने की बजाय मैंने प्लस का उपयोग किया है, प्लस इंडिपेंडेंट ऑफ आवर अवेयरनेस। 1.4 ओबेइंग देम, मतलब जब नेचुरल लॉज को हम ओबे करेंगे तो हमें इसके बाद सब पॉइंट भी मिल रहे हैं जो कि पॉइंट 1.4 के तहत हैं। तो 1.4.1 जब नेचुरल लॉज को हम ओबे करेंगे तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा? गेन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स, कंट्रोल CNTRL, कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स। इम्प्रूव 1.4.2 इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप। 1.4.3 इंक्रीज पर्सनल प्रोडक्टिविटी। 1.4.4 एक्सपीरियंस इनर पीस। इसके एब्रीविएशंस में मैंने दो फंडामेंटल को यूज़ किया है और उसके बाद पैटर्न, और इन दोनों को लिख के एब्रीविएटेड फॉर्म को लिख के और उसकी जो करेक्ट फॉर्म है या उसकी सही जो स्पेलिंग है उसको लिखा है। इसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड में एक वर्ड है फंडामेंटल, उसको दिया है। फंडामेंटल मीन्स बेसिक। तो इस तरह से हमने इस पैराग्राफ के हमने नोट्स बनाए। नोट मेकिंग एक्सरसाइज के 3 हिस्से होते हैं, नोट्स बनाना, समरी बनाना और जो टाइटल है उसको अलग से लिखना। तो अब हम सीखेंगे कि समरी कैसे बनाते हैं। द समरी ऑफ गिवन पैसेज शुड नॉट एक्सीड अबव 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द पैसेज। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है जो हमें पैसेज है उसके 1/3 मतलब उसका 1/3 जो लेंथ है उसी में हमको समरी बनाना है। मान लीजिए किसी भी पैसेज के 15 सेंटेंसेस हैं या 15 सेंटेंस हैं, तो हमारी समरी 5 से 6 लाइनों में आनी चाहिए, 5 से 6 सेंटेंस में आनी चाहिए। वी कैन यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। समरी जब भी बनाएं तो हमें बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस का उपयोग करना है। दीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द इंफॉर्मेशन वी हैव इन नोट्स। जो नोट्स में हमने इन्फॉर्मेशन दी है उनका उपयोग करके ही हम छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू पुट टाइटल एट 3 प्लेसेस। स्टूडेंट्स, आप लोग कई बच्चे हैं जो ये जगह जगह ये गलतियां करते हैं कि जब एग्ज़ाम में आपको
कहा जाता है कि नोट मेकिंग एक्सरसाइज करना है, टाइटल लिखना है, समरी लिखना है। तो आप टाइटल को टाइटल की जगह लिखते हैं, जबकि टाइटल नोट्स के साथ भी ज़रूरी है और समरी के साथ। तो ध्यान रखिए कि टाइटल आपको 3 प्लेसेस पे लिखना है। एट द टॉप ऑफ द नोट्स, नोट्स के सबसे ऊपर। एट द टॉप ऑफ द समरी, समरी लिखते समय सबसे ऊपर। एंड टाइटल जो नोट्स हैं और समरी है उनके साथ टाइटल लिखने के साथ साथ टाइटल को अलग से भी लिखा जाना चाहिए। इस पैसेज की समरी देखिए हमने इस प्रकार बनाई है। ये सबसे पहले हमने ऊपर टाइटल दिया है नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ लाइफ. They describe real things. When we obey them, we can control of our lives, increase relationship, increase personal productivity and increase inner peace. तो ये हमारे इस जो पैराग्राफ को हमने पढ़ा था इसकी ये हमने समरी बनाई है। स्टूडेंट, आज हमने सीखा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, नोट्स बनाने के बाद उन नोट्स पर बेस समरी किस प्रकार बनाते हैं, और एक पैसेज को पढ़ने का तरीका क्या होता है, पैसेज को पढ़ने के बाद उसके मेन पॉइंट्स को किस प्रकार से हम पेपर पे लिखते हैं नोट्स की फॉर्म में। अगर आप ये नोट मेकिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आपको कुछ समय बाद इसमें आनंद आने लगेगा, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन पेपर का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है और इससे हम मार्क्स भी आसानी से गेन कर सकते हैं। आपको मेरा लेसन मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।